हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़। भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी 1980 में, और उसके बहुत बाद तक, जब तक ये अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी उसके बड़े लीडर्स थे, तो वो कहते थे कि हमारी पार्टी है पार्टी विद अ डिफरेंस। और बड़ा उस पे कांग्रेस का मजाक उड़ाया जाता था कि कांग्रेस की तरह ये पावर थर्स्टी पार्टी नहीं है, ये प्रिंसिपल्ड एक अपोजिशन है। लेकिन अब ये लगता है कि एक तो जितने कांग्रेस के लीडर्स को बीजेपी ने टिकट दे के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, कि एक तरह से बीजेपी जो है वो भी एक कांग्रेस के ही ग्रुप का हिस्सा बन गई है। लेकिन ख़ास बात यह है कि जो जो हरकतें कांग्रेस करती रही है, पॉलिटिक्स करती रही है, वो सारी चीज़ें अब बीजेपी में भी नज़र आने लगी हैं। अब लेटेस्ट जो केस जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और जो महाराष्ट्र में इस कोविड-19 के दौरान, जबकि महाराष्ट्र हमारा वर्स्ट इफेक्टेड स्टेट है और उद्धव ठाकरे तो बड़ा अच्छा वहाँ पे काम कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि शिवसेना और बाल ठाकरे दोनों के बारे में मेरा ओपिनियन बड़ा ख़राब रहा। लेकिन जिस तरह से एस चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने काम किया है, वो एक रिविलेशन है कि वो आदमी जिसका कोई एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स में इस तरह का नहीं था, जो खुद कभी मेंबर नहीं रहा, कभी मिनिस्टर नहीं रहा, वो जिस तरीके से काम कर रहा है वो वाकई में बड़ा इंस्पायरिंग है। अब उनको जब बनाया गया था चीफ मिनिस्टर, आपको मालूम है 28 नवंबर 2019 में, वो बड़ी यूनिक सी सरकमस्टांसेस थी। वहाँ पर ऑलरेडी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। रातों रात गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी साहब को ये लगा कि साहब अब राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया जाए। राष्ट्रपति जी को अर्ली मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे उठाया गया। वो राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की, उस पर साइन किया कि राष्ट्रपति शासन हटाया जाए, और सुबह 7 बजे अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने और फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जो थे, इनको चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाई गई। ये एक बहुत बड़ा ड्रामा था, लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर ये ड्रामा जो है ये ख़त्म हो गया, और शरद पवार जो है वो ज़्यादा बड़े चाणक्य साबित हुए, और वो अजीत पवार जो उनके भतीजे यहाँ पर बीजेपी के साथ उप मुख्यमंत्री बन गए थे, 48 घंटे में उनके खिलाफ करप्शन केसेस भी ख़त्म हो गए। तभी मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो पार्टी विद डिफरेंस वाली वैल्यू सिस्टम था, उसमें कहीं ना कहीं अब प्रश्न चिन्ह लगा है, और ये सब पब्लिक है, ये सब जानती है जो कुछ हो रहा है। तो अब जब ये बन गए नवंबर में उद्धव ठाकरे, तो ना तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे और ना ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। अब आर्टिकल 164 क्लॉज 4 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी आदमी जो एमएलए या एमएलसी नहीं है, वो सिर्फ 6 महीने मेंबर रह सकता है। अब वहाँ पर चुनाव होने वाले थे, इस बीच कोविड-19 हो गया और वो चुनाव जो है वो पोस्टपोन हो गए। आपको मालूम है अभी मार्च के अंदर राज्यसभा के चुनाव हुए, और पूरे एमपी में जो पूरा झगड़ा था वो ये था कि बीजेपी जो है वो 2 सीटें जीतेगी या 1 सीट जीतेगी। गुजरात में काफ़ी डिफेक्शन कराया गया कांग्रेस से बीजेपी के लिए। तो ये सारी मामलात में अब 10 अप्रैल को वहाँ की कैबिनेट ने, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस कैबिनेट को खुद उद्धव ठाकरे ने प्रिजाइड नहीं किया, अजीत पवार ने प्रिजाइड किया, और उनका नाम रिकमेंड किया गया कि उनको जो 2 सीटें खाली हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसमें गवर्नर नॉमिनेट कर दे। अब मैं ज़रा सा ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा लॉ है, इसमें जैसे राज्यसभा में नॉमिनेशंस होते हैं 12 लोगों के, इसी तरह 16 सीटें जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है अंडर आर्टिकल 171 क्लॉज 5 फॉर देयर स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। अब अगर आर्टिकल 80 क्लॉज 3 से कंपेयर करेंगे, जो राज्यसभा में नॉमिनेशन की बात थी, और अभी रिसेंटली बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है,
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का जो नॉमिनेशन हुआ, क्योंकि ना तो वो लिटरेचर में उन्होंने कोई काम किया है, ना साइंस में किया है, ना आर्ट में किया है और ना सोशल सर्विस में। ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये एक एक्स्ट्रा ग्राउंड है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में है और राज्यसभा में नहीं है। अब आप ये देखिए कि जब कोई सीटें राज्यसभा में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में खाली होती हैं तो जो नॉमिनेशन किया जाता है वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ टर्म के लिए किया जाता है। ये जो 2 सीटें हैं ये महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन से पहले खाली हो गई क्योंकि एनसीपी के 2 एमएलसी जो हैं उन्होंने दल बदल किया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब अगर ये उद्धव ठाकरे जो है इसमें नॉमिनेट भी हो जाएं, जो 10 अप्रैल से पेंडिंग है गवर्नर के पास, और मैं समझता हूं गवर्नर बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनको फौरन इस इमरजेंसी हालात में जब सरकार बिल्कुल ज़बरदस्त एक चैलेंज से डील कर रही है, ये एक अनसर्टेनिटी नहीं लानी चाहिए। आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। कोविड-19 के दौरान हमारी प्रायोरिटी कोविड-19 से डील करना नहीं थी बल्कि एक सरकार को गिरा देना था, और उस सरकार को गिरा देने के बाद 1 महीना हो गया और वहां कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है। बहुत अच्छे आदमी हैं शिवराज सिंह चौहान और बड़ा उनकी इज्जत है लोगों में, बड़े पॉपुलर हैं, बहुत मार्जिन से वो इलेक्शन हारे थे। लेकिन भाई अकेला चना जो है वो भाड़ कब तक फोड़ सकता है। पूरी स्टेट गवर्नमेंट वो बेचारे अकेले चला रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग में वो अकेले रहते हैं। तो ये अगर उद्धव ठाकरे नॉमिनेट हो भी जाएंगे तो ये भी सिर्फ जून तक होंगे, चंद दिनों के लिए इनका नॉमिनेशन होगा क्योंकि ये रिमाइंडर ऑफ द टर्म है। अभी मैं ज़रा इसकी और लीगैलिटी वाले मुद्दे पर आपके लिए आता हूँ। अब एक ज़रा सा क्वेश्चंस ये उठ रहे हैं कि भाई गवर्नर साहब जो हैं वो ये बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। आप देखिए कोई नई बात नहीं है कि मुख्यमंत्री किसी हाउस का मेंबर नहीं था और बाद में वो मेंबर बन गया। 1952 में सी राजगोपालाचारी जब मद्रास के चीफ मिनिस्टर बनाए गए तो वो मेंबर नहीं थे, उनको गवर्नर ने नॉमिनेट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मद्रास में। और आप ये देखिए कि केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट का एसपी चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉन मेंबर जो है वो मिनिस्टर बन सकता है। और मैं ज़रा सा आपको इसमें थोड़ा और तफसीलात बताता हूं कि ज़रा सा आइए गवर्नर के बारे में बात कर लेते हैं। मैं ये लिखता भी रहा हूं और ये बात कही जाती है कि सबसे अच्छा गवर्नर वो है जिसकी टांग टूटी हो और उसे किताबें पढ़ने का शौक़ हो। अब ये आजकल के जो गवर्नर्स हैं, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस हैं, इनकी पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं होती, ये सेंटर के एजेंट्स की तरह काम करते हैं न कि हेड ऑफ द स्टेट के। इसलिए चाहे 356 का मामला हो या कोई और चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट का मामला हो, ये बिल्कुल केंद्र के इशारों पर नाचते हैं। और यही बड़ा फ़र्क है कि जो मुग़ल पीरियड के गवर्नर होते थे वो सेंटर के खिलाफ बगावत करते थे और जो ब्रिटिश गवर्नर्स थे वो सब के सब लॉयल थे। तो हम जो है ये ग़ुलामी की देन है कि जो ब्रिटिश गवर्नर्स ने ट्रेडिशन कायम की, हम उस ट्रेडिशन को मानते हैं। महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि साहब वो गवर्नर साहब इसको नॉमिनेट ना करें। मुझे खुशी है कि हाई कोर्ट ने कह दिया हम स्टे नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नर के डिसीजन को प्रेजुडिस नहीं करना चाहते। क्या ग्राउंड्स? अब ये कह रहे हैं कि साहब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे उस मीटिंग में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। अरे ये अच्छी बात थी, चीफ मिनिस्टर नहीं था, ये तो बड़ी प्रोप्राइटी की बात थी। वो कह रहे हैं साहब वो डेलीगेशन ऑफ पावर जो है उप मुख्यमंत्री को, अजीत पवार को, उसमें ये नहीं लिखा है कि चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे तो वो कैबिनेट की मीटिंग प्रिजाइड करेंगे। कॉमन सेंस है, लॉ कॉमन सेंस पे बेस्ड है कि जब भी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जो उप मुख्यमंत्री होगा वो उसको प्रिजाइड करेगा। फिर ये कहा जा रहा है कि साहब देखिए ये जो उद्धव ठाकरे हैं, ये जो टर्म है इनका नॉमिनेटेड मेंबर्स का, जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये जून में ख़त्म हो रहा है।
और उद्धव ठाकरे को 27 मई तक मेंबर बन जाना है, वरना उनकी चीफ मिनिस्टरशिप खत्म हो जाएगी। चाहे वो दोबारा इलेक्शन होके आए, वो अलग मसला होगा। अब आप ये देखिए कि क्या हमारा लॉ ये है कि जब तक टर्म खत्म ना हो जाए मेंबर का, तब तक हम इलेक्शन या नॉमिनेशन नहीं करेंगे? ये लॉ नहीं है, लॉ उल्टा है। लोकसभा के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, टर्म खत्म होने से पहले किए जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो, टर्म खत्म होने से पहले नया प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है। और मैं तो बिल्कुल स्पेसिफिक लॉ आपको बता देता हूं। सेक्शन 12 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जो ये कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के टर्म खत्म होने से 3 महीने पहले नोटिफिकेशन कर देगा इलेक्शन कमीशन सीटों को भरने के लिए। यानी इलेक्शन कमीशन 3 महीने से पहले नहीं करेगा, लेकिन 3 महीने कर देगा। लोकसभा में यह है कि 6 महीने से पहले नहीं करेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर कर देगा। यह भी बात कही जा रही है कि नॉमिनेशन जो है वो गवर्नर का विशेषाधिकार है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है उससे बाउंड नहीं है। अरे भाई, लॉ को समझ लीजिए, संविधान को समझ लीजिए। ये लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज है। आर्टिकल 163 ये कहता है कि गवर्नर हर मामले में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से बाउंड है, सिवाय जब संविधान कहे कि ये उसका विशेषाधिकार है। यानी स्पेसिफिकली संविधान बताता है कहां गवर्नर का विशेषाधिकार है। मैं बता देता हूं आपको, आर्टिकल 239 है। अगर किसी एक स्टेट का गवर्नर किसी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए तो फिर वहां पे वो एड एंड एडवाइस से बाउंड नहीं है। पैरा 2 है ऑफ शेड्यूल 6, रॉयल्टी का मामला है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, मिनरल्स के बारे में, उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाए, गवर्नर डिस्क्रिशन में डिसाइड करेगा। आर्टिकल 371H सब क्लॉज ए है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के बारे में। ये हम 370 पे बहुत हंगामा काटते रहे। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे स्पेशल प्रोविजंस हैं। अरुणाचल के बारे में 371HA, नागालैंड गवर्नर के बारे में 371A, मणिपुर के बारे में 371C, सिक्किम के बारे में 371G। और आप सोच लीजिए कि ये 371 जो है महाराष्ट्र के बारे में और गुजरात के बारे में है, कि वहां पर भी मराठवाड़ा में, विदर्भा में, सौराष्ट्र में, कच्छ में जो बोर्ड्स होंगे उनके सिलसिले में गवर्नर की जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर होगी। और जहां गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होगी वो फिर अपने डिस्क्रिशन में एक्सरसाइज करे। भाई देखिए, पार्डनिंग पावर वो भी गवर्नर के बारे में कहा जाता है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन मरु राम का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्डनिंग है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में की जाएगी। ये प्रेसिडेंट के बारे में है। अभी राष्ट्रपति जी ने निर्भया के मामले में सबकी दया याचिका रिजेक्ट की। क्यों रिजेक्ट की? क्योंकि सरकार ने रिकमेंड किया कि रिजेक्ट कर दी जाए। अब आइए, और हमारे यहां प्रश्न उठते रहे हैं। अक्सर यह कहा गया कि साहब वो क्वालिफिकेशन जो दी हुई है वो पूरी नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कि रंजन गोगोई जो हैं वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते, एक्सेप्ट अगर आप जुडिशियल फंक्शंस को या लॉयरिंग को सोशल सर्विस मान लें। अब आप ये देखिए कि ये केस है विद्यासागर वर्सेस कृष्णा बल्लभ सहाय, पटना हाई कोर्ट का केस है। और इसमें पटना हाई कोर्ट ने कहा कि क्वालिफिकेशन ना होना ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के रिट ज्यूरिसडिक्शन में इसे नहीं एग्जामिन कर सकते। बिमन चंद्र बोस वर्सेस HC मुखर्जी, कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट है 1952 का। वहां कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो नॉमिनेशन की पावर है इसमें गवर्नर अपने डिस्क्रिशन में काम नहीं करेंगे, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देगी उस एडवाइस पे जाएंगे। बड़ा अजीब मामला था। 9 लोग अपॉइंट हुए और 9 के 9 लोगों के बारे में इसमें यह मामला था बिमल चंद्र बोस में कि यह कहा गया कि एक भी क्वालिफाइड नहीं। सी के दफ्तरी जो हमारे अटॉर्नी जनरल रहे इंडिया के, उनका ओपिनियन यह रहा कि यह एक एग्जीक्यूटिव पावर ही है नॉमिनेशन की,
और एग्जीक्यूटिव पावर में गवर्नर बाउंड है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक कंट्रेरी व्यू भी लिया जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव पावर सिर्फ उन मामलात में होती है जिसमें असेंबली की लेजिस्लेटिव पावर हो। अब नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल ये लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, और अगर एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है तो गवर्नर बाउंड नहीं है। यह भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, शायद बीजेपी यही इंटरप्रिटेशन लेगी और गवर्नर साहब भी यही इंटरप्रिटेशन लेंगे, लेकिन यह अनडेमोक्रेटिक इंटरप्रिटेशन होगा। फिर बिमल चंद्र बोस के केस में यह भी कहा गया कि कोर्ट इंक्वायर नहीं करेगी कि क्या एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने गवर्नर को दी है। यही जनरल लॉ है। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दी, कोई कोर्ट इसको इंक्वायर नहीं करेगी। फिर शरण वर्मा वर्सेस चंद्रभान गुप्ता का केस है यूपी का। इसमें मामला यह था कि साहब वो इलेक्शन हार गए और उसके बाद उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया। इसमें कोर्ट ने यह कहा कि भाई ऐसे आदमी को नॉमिनेट नहीं किया जाना चाहिए कि जिसको आप हारा हुआ आदमी है उसकी मिनिस्टर बनाने के लिए। लेकिन क्या हमारी रिवायत है, अरुण जेटली हार गए थे, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए गए। स्मृति ईरानी हार गई थी, एजुकेशन मिनिस्टर बना दी गई, और फिर 6 महीने में वो दोनों लोग जो हैं वो मिनिस्टर बन गए। मैं यही आपसे इसमें कहना चाहता हूं कि ये मामले में इस वक्त जो एक इमरजेंसी है देश में, और मुंबई में ज़्यादा इतने केसेस हैं, हमको उद्धव ठाकरे की सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए। गवर्नर कोश्यारी को फौरन जो ये नॉमिनेशन की रिकमेंडेशन आई है इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उनको नॉमिनेट कर देना चाहिए, ताकि जो कोविड-19 में काम चल रहा है महाराष्ट्र में, वाकई में अगर हमें देश से और देशवासियों से प्रेम है तो इस वक्त पॉलिटिक्स इसमें न खेली जाए। लीगली गवर्नर के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा अगर वो इस नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, ये पब्लिक है, ये रोटी फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज़ ये गाना गाती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पे और ट्विटर पे हमें लाइक करें, हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, और मेरी आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब हमें करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो बनाएं आपको उसकी अलर्ट पहुंच जाए। जो लोग चाहते हैं कि मोबाइल पर हमारे इस प्रोग्राम को देखें, एक ऐप हमने बना दिया है लीगल अवेयरनेस के नाम से, जो आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही तो ये नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, एक मिस कॉल दे दीजिए, आप तक ऐप पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।